हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को आपके सिलेबस के यूनिट नंबर फर्स्ट के हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हम जो है आज इनकी इकोनॉमी, इनका रिलीजियस पार्ट, इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो आर्ट, हमारी हड़प्पन आर्ट है, उसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई। सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से इस क्लास को कवर करेंगे। और आज की ये क्लास मैंने जो है दोनों ही कोर्सेज के अंदर इतने ही महत्वपूर्ण है। दोनों कोर्स मतलब कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा पीजीटी। तो जो हमारे व्यूवर है, क्योंकि ये क्लास मैंने ओपन की हुई है, तो दोनों कोर्स में दोनों का ये सेम सिलेबस है आज की क्लास का टॉपिक। अदरवाइज पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का डिफरेंट सिलेबस है। पीजीटी का सिलेबस हमारा हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे इससे पहले कई एंशिएंट सोर्सेज करके स्टोन एज जो पीरियड है हम वहां पे वो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम सीधा पीजीटी के लिए हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में सीधा टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ और इनकी जो सोसाइटी, रिलीजन और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये चार बातें हड़प्पा में दी गई है। और इसके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं है कि ओरिजिन, एक्सटेंट और जो इसके अलावा जो यहाँ पे होना चाहिए, जो ज़्यादातर हमारे सिलेबस में मिलता है हड़प्पा के अंदर। तो फिर भी अगर डेमो के तौर पे जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी दोनों के लिए बराबर यहाँ पे यूजफुल रहेगी भाई। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, डियर स्टूडेंट है। ओके, सविता, सोनिया, सन्नी, टीना, ऋतिक, ज्योति, सभी स्टूडेंट आ गए। देखिए भाई, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच हमारा कंटिन्यू है हमारी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर पर। इसी प्रकार हरियाणा पीजीटी का बैच भी कंटिन्यू है। तो जो भी जिस कोर्स के अंदर आप जुड़ना चाहते हैं वो कोर्स आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है वो लगातार हमारा चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं भाई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर वाला पार्ट उठाता हूँ, एग्रीकल्चर से शुरू करूंगा, उसके बाद में सोसाइटी, रिलीजन और आर्ट की तरफ मैं बढ़ूंगा। हम एक बात पर फोकस करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई, हम सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ में, आर्थिक जीवन में, कि आर्थिक जीवन के अंदर कितने पहलू हमारे आते हैं। तो हम देखते हैं कि चार चीजें हम आर्थिक जीवन में पढ़ते हैं। कौन सी चार चीजें हैं? आप हड़प्पा का आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे, तब भी वही चार चीजें आएगी। आप हड़प्पा के बाद में जो है ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पढ़ेंगे तो तब भी वही चार चीज इकोनॉमिक लाइफ में आएगी। आप मौर्यन डायनेस्टी की इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे तो तब भी वही चार चीज आपकी यहीं पे आएगी। तो आपने चार चीजों में क्या पढ़ना है? तो सबसे नंबर फर्स्ट आपका आएगा एग्रीकल्चर, नंबर सेकंड आपका डोमेस्टिकेशन, पशुपालन, नंबर थर्ड आपका ट्रेड कैसा था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, नंबर फोर्थ हमारा इस समय का जो है हमारा इंडस्ट्री कैसे काम कर रही थी, शिल्प कला हमारा कैसा था, उद्योग कैसा हमारा यहाँ पे विकसित हो रहा था। इन चार बातों को आप इकोनॉमिक लाइफ के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात एग्रीकल्चर को उठाते हैं, खेती को उठाते हैं। खेती के संबंध में जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनको लेकर यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो बात आती है कि एग्रीकल्चर पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर पे हम खेती में जब हम बात करते हैं तो हम चार चीजें देखते हैं कि खेत के अंदर हम सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर हम बुआई करते हैं, हम फिर सिंचाई करते हैं, और फिर कटाई करके उसके बाद में हम उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। ये चार बातें खेती के अंदर हम पढ़ते हैं। अक्सर आपने लगातार ये देखा होगा कि बताइए भाई जुते हुए खेत के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, बताइए भाई हमें हलों के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन हमारा आता है और हम रटते हैं उनको। रटे क्यों भाई? ये इकोनॉमिक लाइफ का पार्ट है, चीज़ें आप समझो ना, इनकी इकोनॉमी, सोसाइटी और जो है रिलीजियस में सारे फैक्ट आ जाएंगे ना। अलग से क्यों रटने पड़ रहे हैं आपको कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है? जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो चीज़ें यहाँ पे आपकी वो आ जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर के अंदर तो हम कहते हैं कि देखो भाई, हमने कहा कि जुता हुआ खेत हमने मिला है, दो फसलों की जानकारी, हमने ये जानकारी जो है कालीबंगा से मिलती है। फिर हम कहते हैं कि एक मिट्टी का हल मिलता है, हालांकि वो मिट्टी का नहीं है, वो लकड़ी का हल है। उसके ऊपर जो है वो एक लंबा समय हुआ वो परत जमी है,
है, अदरवाइज वो लकड़ी का हल हमारा है। और मिट्टी का जो हल है जो हम पढ़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हमारा मिला है बनावली से। बनावली आपके हरियाणा के अंदर ही आपका यहाँ पे पड़ता है। तो ये होता है हमारा जुताई के अंदर। फिर आप कहते हैं जब हम जुताई करते हैं, हल हम जोतते हैं, किसके माध्यम से हम कहते हैं? बैलों के माध्यम से जोतते हैं, बैलों के द्वारा हम जोतते हैं। देखो एक यहीं पे मैं एक फैक्ट बता देता हूं आपको। मैं कई बार कई स्टूडेंट से पूछता हूं कि क्या हड़प्पा वासियों को गाय की जानकारी थी, तो वो लोग कहते कि नहीं, वो लोग गाय से परिचित नहीं थे। तो फिर मैं कहता हूं कि जब वो गाय से परिचित नहीं थे तो बैल का अस्तित्व कैसे आया, है ना? बैल से खेती वो कैसे करते थे? यस और नोट? तो भाई आप कहेंगे कि हाँ गाय से परिचित थे, बट हमें कहीं से ऐसा उनका वो मिले नहीं है कि हमें कहीं से मूर्ति या जानकारी मिली हो कि गाय की हमें कि हाँ इस साइड से मिली हो, है ना? बट आप कहते हैं कि भाई जो खेती हमारी होती है वो हमारी बैलों के माध्यम से होती है, हल के माध्यम से होती है। अभी ये ब्रोंज एज हमारा है, कांस्ययुगीन सभ्यता आप इसको बोलते हैं। लोहे की जानकारी अभी हमें नहीं हुई है। लोहे की जानकारी हमारे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमारी होती है, लगभग 1000 BC के अंदर अतरंजी खेड़ा से हमें मिलती है। अभी हम जो खेती कर रहे हैं वो अभी हमने तांबे के हल भी मिल रहे हैं, या फिर कहूँ क्योंकि हमारा ये जो हम कह रहे हैं ब्रोंज मतलब कि कॉपर प्लस टिन से मिलकर ये हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो खेती हो रही है ना? और अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर हम सरप्लस मात्रा के अंदर देखते हैं, है ना? तभी तो हम संग्रहण करेंगे जब हमारा सरप्लस मात्रा में होगा। तो सबसे पहले हमने कहा जुता हुआ खेत कालीबंगा से, और मिट्टी का हल या लकड़ी का हल जो है आपको कहां से मिला? ये आपका बनावली से मिलता है भाई। इसके बाद में बात आती है, ठीक है, जुताई की बात आपने की। जुताई के बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि हमारी कितनी फसलों की जानकारी हड़प्पा वालों को थी। हम कहते हैं कि देखो 9 फसलों की जानकारी हड़प्पा वालों की थी। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कितनी फसलों की जानकारी, तो 9 फसलों की जानकारी। एग्जामिनर पूछेगा अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी क्रॉप्स थे इनकी, तो आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जब क्रॉप्स की बात आती है आप कहते हैं वीट, इनके गेहूं और बारले, नंबर फर्स्ट वीट और फिर बारले। अच्छा, फिर आप कहेंगे क्या कपास की जानकारी थी? यस, संसार में पहली बार विश्व के अंदर कपास की जो जानकारी मिलती है वो हड़प्पा वासियों के माध्यम से ही तो मिलती है हमें। फिर हम उसके बाद हम कहते हैं कि क्या तिल की, बाजरे की, इनकी खेती करते थे? मैंने कि यस करते थे। फिर लास्ट आता है जो आपको डाउट में हमेशा डालता है कि क्या इनको चावल की जानकारी थी, चावल की खेती करते थे? मैं कहता हूं कि चावल के मामले में 3 पॉइंट मिलते हैं और तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चावल के मामले में जो 3 पॉइंट मिलते हैं वो कौन से? हम कहते हैं कि लोथल से हमें धान की चक्की मिली है, तो धान की चक्की लोथल से मिली है, तो मतलब वो धान पीसने के लिए चक्की आई होगी ना, तो हमें वहां से कहीं चावल के एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन उनको जानकारी तो होगी उस समय पे, उस समय में जानकारी होगी क्योंकि धान की चक्की हमें लोथल से मिली है। फिर हम कहते हैं कि हमें धान की भूसी मिली है, कहां से? गुजरात में रंगपुर नाम की एक जगह है, वहां से धान की भूसी मिली है। फिर भाई भूसी भी तो धान से निकली होगी, बट हमें एविडेंसेस भूसी के मिले हैं रंगपुर से। फिर हम कहते हैं हमें प्रॉपर चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो मैं कहता हूं कि प्रॉपर चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद की एक साइट है हुलास, तो हुलास से आपको वो साक्ष्य मिले हैं जहां से हमें चावल की जानकारी मिलती है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि 3 स्थल याद रखने चावल के संबंध में, हुलास के बाद में हुलास, लोथल और रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से उसकी चक्की, और आपका हुलास से चावल के साक्ष्य के प्रमाण आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये बात आपकी आ गई है ना? तो चावल के मामले में बात आती है। मटर की जानकारी थी क्या हड़प्पा वासियों की? मैंने कहा यस, मटर की जानकारी थी। कौन सी वैरायटी हमें मटर के बारे में यहाँ पे मिलती है? तो मैं कहता हूँ कि ब्रुंसिका जूसी नाम की जो वैरायटी है हमें मटर के मामले में वो हमें मिलती है। फिर हम कहते हैं कि गेहूं में भी कोई वेराइटीज थी क्या यहाँ पे हड़प्पा में? मैं कहता हूँ यस, गेहूं के अंदर भी हमारी 2 वैरायटी हम पढ़ते हैं। तो जो 2 वैरायटी गेहूं के अंदर पढ़ते हैं वो कौन सी है? तो हम कहते हैं कि 2 वैरायटीज के अंदर हम पढ़ते हैं, एक है स्फेरोकोकम और एक है कंपैक्टम। ये 2 वैरायटीज है। आ जाता है कई बार कि गेहूं की कौन सी किस्म जो है हड़प्पा वासियों को जानकारी में थी, है ना, वो हमें बता देनी है इसके अंदर। तो एग्रीकल्चर में जुताई के बाद आपने बुआई देखी, ये बुआई के अंदर ये बातें आपको याद रखनी है। फिर हम बात कहते हैं ये जो खेती करते थे तो खेती में सिंचाई कैसे करते थे, उसको इरिगेशन सिस्टम क्या था इनका? तो मैं कहता हूं कि इरिगेशन सिस्टम के अंदर एक ही जगह ऐसी है अपवाद स्वरूप जहां से हमें नहर की जानकारी मिलती है, और वह जगह अफगानिस्तान में पड़ती है हमारी, भाई है ना। अफगानिस्तान में कौन सी जगह है? तो सुरतोगोई नामक जगह है जहां से हमें नहरों की जानकारी यहाँ पे मिल रही है।
फिर हम कहते हैं कि अच्छा और कहीं से नहर की नहीं, मतलब कि नहीं नहर की नहीं मिलती, जलाशय वगैरह पोन्स वगैरह की मिल जाती है। धोलावीरा से हमें जलाशय हमारे हिसाब से मिल जाते हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए थे, है ना। तो भाई खेती बड़े स्तर पे है तो कहीं ना कहीं सिंचाई का साधन तो इनके पास में हो गई, तो फिर भी हम नहर सुरतोगोई और जलाशय आपका धोलावीरा। इसके बाद में बात आती है कि हम इनका संग्रहण का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम जब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हम पढ़ रहे हैं, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में अभी हमारी जो लाइफ है वो हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड है। मतलब हम शिकार करते हैं, शिकार करके अपना खान पान का जितना भी हमारा होता है वो कर लेते हैं। लेकिन अब जो है हमारे पास में एग्रीकल्चर हम करने लगे, बड़े स्तर पे सरप्लस मात्रा में हमारे पास में ग्रेन्स आने लगे, अनाज आने लगे, तो हम क्या करते हैं, आज भी हम यही करते हैं ना कि हमारे खेत में मान लिया हमारे पास में 50 बीघे का खेत है, 50 बीघे में से मान लिया हमें 2 बीघे का जो अनाज है वो बहुत है घर के लिए, पूरी एक साल के लिए, तो उसको हम स्टोर करके बाकी को हम मंडी में दे आते हैं, है ना। तो उसको स्टोर करके बाकी मंडी में दे आते हैं। तो ये लोग भी ग्रेन्स को स्टोर करने लगे हैं, संग्रहण करने लगे हैं। और पहले घरों में होती थी हमारे बड़े बड़े टोकने जिनमें हम अनाजों को रखते थे, संग्रहण। तो अन्नागार के हिसाब से हमें जो मिले हैं, तो अन्नागार के हिसाब से जो मिले हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, कई जगह से मिले हैं। बस लोथल वाला याद रखना कि लकड़ी का अन्नागार है लोथल के अंदर, ये बात है आपको याद रखना है। तो मैं इकोनॉमिक लाइफ की जितनी भी बातें हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी मैंने पहले आपको ओरल बताई है। अब आप एक बार उनको लिखी हुई देख लो, लिखे हुए देखोगे तो चीजें आपकी समझ में पे आ जाएगी। एग्रीकल्चर में 4 बातें याद रखनी, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई या सिंचाई और संग्रहण, है ना। जुता हुआ खेत कालीबंगा, मिट्टी का हल आपका बनवले। इसके बाद में कितनी फसलों की जानकारी थी, 9 फसलों की जानकारी थी। गेहूं सबसे महत्वपूर्ण थी। कौन सी 2 हमारी किस्म मिलती है गेहूं के अंदर, वैरायटी मिलती है, तो आप कहते हैं ट्रिटिकम कंपैक्टम और स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम कंपैक्टम, स्फेरोकोकम। इसके बाद में जौ की जानकारी है, मटर की जानकारी है, मटर की कौन सी वैरायटी मिलती है, तो आप कहते हैं ब्रुंसिका जूसी। फिर तिल की जानकारी है, तिल के बाद में कपास जो है विश्व के अंदर पहली बार कपास की जानकारी यहाँ पे हमें मिल रही है। फिर हम कहते हैं बाजरा चावल की जानकारी है, धान की चक्की लोथल, भूसी रंगपुर, धान की खेती हुलास। दोस्तों बुक के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना, इससे आप प्री के लिए आंसर बना लेना, मेंस के लिए बना लेना। आपको फैक्ट आपके पास में कलेक्शन होना चाहिए। अगर आपको एक समझ है आंसर बनाने की कि ये हमारा बॉडी पार्ट में आएगा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आएगा, ये हमारा कंक्लूजन के अंदर आएगा, तो फिर आप सेट तो कर ही लेंगे। अगर आपके पास में साक्ष्य है, फैक्ट्स है आपके पास में, और जब आपके पास में फैक्ट्स नहीं होगा तो कितनी देर तक आप घुमा सकते हैं एग्जामिनर को, नहीं घुमा पाएंगे ना भाई, तो आपके पास में होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि नहर के साक्ष्य कहाँ से, तो आप कहते हैं सुरतोगोई, जलाशय के साक्ष्य आपको धोलावीरा और यहाँ पे अल्लादिनों से मिलते हैं। फिर अन्नागार के साक्ष्य आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर होगी जो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई, आपको एग्रीकल्चर के संबंध में बताई। एग्रीकल्चर के बाद दोस्तों जब मैं पशुपालन की तरफ चलता हूँ या डोमेस्टिकेशन की तरफ चलता हूँ, तो हम वहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात की तरफ हम चर्चा करते हैं। वो जो महत्वपूर्ण बात है पशुपालन में, आपको बहुत सारे पशु दिए गए होंगे यार, सारे याद नहीं रखने भाई, 4 याद रख लो। कौन से 4? हमेशा एग्जाम में घुमाता है। सबसे इंपॉर्टेंट गाय, उसके बाद में घोड़ा, उसके बाद में ऊंट, उसके बाद में हाथी। ये 4 पशु याद रखने कि देखो हमें हाथी की जानकारी है, हमें ऊंट की जानकारी है, इसको तो बस इतना सा करो। जब बात आती है गाय की, गाय से परिचित थे लेकिन कहीं कहीं से साक्ष्य नहीं मिले। जब बात आती है घोड़े की, तो घोड़े के संबंध में आपने दोस्तों बात ये याद रखनी है कि हमें एक जगह से घोड़े की आकृति मिलती है, हमें एक जगह से घोड़े की मण मूर्ति मिलती है, मिट्टी को पकाया हुआ रूप मण मूर्ति हमें मिलती है, और एक जगह से हमें घोड़े की हड्डियां मिलती है। जैसे सुरकोटड़ा हम पढ़ते हैं, घोड़े की हड्डियां मिलती है। फिर हम कहते हैं पशुपालन केंद्र भी था क्या कहीं? मैं कहता हूँ यस, पशुपालन केंद्र था हमारे। कहाँ पे? गुजरात में एक जगह पड़ती है शिकारपुर, तो गुजरात के शिकारपुर में हमारा पशुपालन केंद्र था। और यहीं पे मैं कहूँ आपको कि हमारा जो एक जगह हो रहा है नेसदी, पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, तो नेसदी और शिकारपुर ये हमारे पशुपालन केंद्र है। कितना समय लगा मैंने आपको पशुपालन पढ़ाने में हड़प्पा सभ्यता का? आप बहुत समय लगाओगे, मैंने 2 ही मिनट लगाया है, तो 2 मिनट के अंदर आप इसको देख लो। ये 4 पशुओं को याद रखना है, गाय, घोड़े, ऊंट, हाथी। गाय के बारे में कि परिचित थे लेकिन साक्ष्य नहीं मिले। घोड़े के मामले में कि आकृति मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से 3 मणमूर्ति मिली है, और सुरकोटड़ा से हमें क्या मिला है, यहाँ पे हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे लास्ट में पशुपालन केंद्र कौन सा है? नेसदी और आपका शिकारपुर, ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ये पशुपालन है आपका, बस इतना याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं हम व्यापार की। देखिए दोस्तों, हम जब व्यापार की बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये भी, किसी भी समाज की इकोनॉमिक, किसी भी सिविलाइजेशन की, किसी भी उसके इकोनॉमिक लाइफ का।
तो व्यापार हम कहते हैं कि क्या ये सिर्फ इंटरनल ट्रेड करते थे? मैं कहूंगा नहीं भाई, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करते थे। यानी कि ये देशीय और अंतर्देशीय दोनों व्यापार इनके थे। ये स्थलीय समुद्रीय दोनों तरीके से व्यापार ये करते थे। आप कहते हैं कि विदेशों में भी स्थलीय व्यापार होता था सड़क मार्ग से? नहीं भाई, विदेशों में जलीय व्यापार होता था। हमें कई सारे बंदरगाह नगर देखते हैं, हम डॉकयार्ड हम देखते हैं, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। भगतराव हमारा किम नदी के किनारे बंदरगाह देखते हैं, वहां से हमारा व्यापार चलता है। लोथल से हमारा व्यापार चलता है भोगवा नदी के किनारे। सूत कांगेड़ और दासक नदी के किनारे है, वहां से हमारा व्यापार चलता है। प्रभास पाटन जो है हमारा हिरण्य नदी के किनारे, वहां से हमारा व्यापार चलता है। तो ये व्यापारिक केंद्र थे जहां से हम व्यापार करते थे। नदियों के किनारे हमारी हड़प्पावासी यहाँ पे बसे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं। किन के साथ में व्यापार करते हैं? तो मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार करते हैं। कैसे कह सकते हैं हम कि मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार करते हैं? हम कई सारे जगह की जानकारी मिलती है। किस, सुमेर, उल, तेर, असमर, लगस, उम्मा, निपुर, इन कई सारी जगह की जानकारी हमें मिलती है। जो चीज़ें हमारी आदान प्रदान होती थी, है ना, तो हमें जानकारी मिलती है कि हाँ, इनका अपना ट्रेड अपना यहाँ पे चलता था। फिर आप कहेंगे कि पैसों के लेन देन से व्यापार होता था क्या? मैं कहूँगा नहीं, पैसों के लेन देन से व्यापार नहीं। जो व्यापार होता था हमारा, वो बार्टर सिस्टम के अनुसार होता था। बार्टर सिस्टम समझते हैं? वस्तु विनिमय, चीज़ों का आदान प्रदान होना, है ना। तो अब कहेंगे कि बंदरगाह नगर, जो मैंने अभी बता चुका हूं मैं आपको कि लोथल जो है हमारा कहां से मिला है? भोगवा नदी के किनारे पे। भगतराव कहां पे मिला है? किम नदी के किनारे पे। यहाँ पे प्रभास पाटन तो हिरण्य नदी के किनारे पे। सूत कांगेड़ और दासक नदी के किनारे पे। मेघम नर्मदा तट पर, और बालाकोट जो है आपका बिंदार तट पर। तो ये हमारे कौन से हैं जहां से हमारे व्यापार हमारे यहाँ पे होते थे भाई, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि व्यापार किस चीज का करते थे? ये इनका इंपोर्ट, इनका एक्सपोर्ट, वो किस चीज का रहता था? मैं कहता हूं कि देखिए, जब हम इनके इंपोर्ट की बात करते हैं, जब हम इनके एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई देखो, सोने की जब बात करते हैं, कर्नाटक में कोलार की खान के अंदर सोना हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, तो कर्नाटक से कोलार की खान से सोना लेके आते थे। इसके अलावा आपका जो है अफगानिस्तान से सोना लेके आते थे। तो सोने का क्वेश्चन आता है कर्नाटक की कोलार खान का। तांबे का भी एग्जाम में आ जाता है कि तांबा कहां से? तो आप कहते हैं कि तांबा तो विश्व प्रसिद्ध है, खेतड़ी राजस्थान के अंदर। फिर हम कह देते हैं कि अच्छा, इसके अलावा कई बार आ जाता है गोमेद का, कि गोमेद कहाँ से? तो हम कह देते हैं गुजरात से। फिर हम कह देते हैं कि हमारा गोमेद के अलावा जो है यहाँ पे लाजवर्द मणि जो है, ये पत्थर होते हैं हमारे, है ना। तो ये बदख्शा अफगानिस्तान के अंदर, मुगल काल में आपने बदख्शा का नाम सुनेंगे आप। टिन अफगानिस्तान ईरान से, है ना। आप जो कांस्य युगीन कह रहे हैं, ब्रोंज प्लस कॉपर से मिलकर बनी हुई है, तो टिन कहां से लेके आते हैं? अफगानिस्तान से। ब्रोंज कहां से लेके आते हैं? तो चैल्कोलिथिक वालों से, ठीक है। शिलाजीत तो ठंडे क्षेत्र में ही होती है, शिलाजीत तो कश्मीर हिमालयन क्षेत्र हमारा है। सीसा राजस्थान अफगानिस्तान, सेलखड़ी राजस्थान गुजरात, शंख कोड़िया सौराष्ट्र गुजरात, है ना। हरितमणि दक्षिण भारत, गोमेद गुजरात। ये हमारे वो है जहां से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? जहां इनका अपना व्यापार चलता था भाई, ठीक है। तो ये तो था हमारा व्यापार। अब हम बात करते हैं इनके उद्योग की। अब हम बात करते हैं किसकी? उद्योग की बात करते हैं। उद्योग में हम 4 बातें याद रखेंगे दोस्तों। कौन सी 4 बातें याद रखेंगे उद्योग के अंदर? देखिए, हमारे कई प्रकार के उद्योग होते हैं, है ना। चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कपड़ा, मतलब अपने और जितने भी उद्योग हमारे होते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो, एक बात याद रख लो, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी उद्योग थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हमारा वस्त्र उद्योग था। मन का बनाने का कारखाना, मन के जो हमारे बनते थे वो लोथल और आपके चनोदड़ों में बनते थे। शंख से बनी वस्तुएं नागेश्वर से मिली है और बालाकोट से बनी है। शंख से बनी वस्तुएं कहां से? नागेश्वर और बालाकोट। और ईंट के भट्टों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ईंट के भट्टों के साक्ष्य जो मिले आपके, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हम आगे चलकर हमने के बारे में जानकारी ली है जब हम इनकी टाउन प्लानिंग पढ़ रहे थे, कि इनकी ईंटें जो है वो 4:2:1 के अनुपात में मिलती है, चतुर्भुजाकार है, एल टाइप की ईंटें भी हमारी मिलती है। तो कहीं ईंट के भट्टे होंगे ना, ये भी तो उद्योग ही है अपने आप में। तो आप कहते हैं कि यस, ईंटों के भट्टों के साथ से आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं समय की बात करूं तो मैंने 20 मिनट में आपको पूरी इकोनॉमिक लाइफ हड़प्पा सभ्यता की पढ़ाई है, जहां पे आप बहुत सारा समय लेते हैं। अब हम इकोनॉमिक लाइफ से बाद में हम बढ़ते हैं इनकी सोसाइटी की ओर, यानी कि सामाजिक जीवन की ओर। सेम वही बात
आप हड़प्पा की सोसाइटी पढ़ लो, ऋग्वेदिक की पढ़ लो, लेटर वैदिक की पढ़ लो, मौर्य की पढ़ लो, लेटर मौर्य की पढ़ लो, गुप्ता की पढ़ लो, लेटर गुप्ता की पढ़ लो, सोसाइटी में यही बात रखोगे आप, समाज में अलग नहीं रखोगे। अगर आज भी मैं कहूँ कि आज के समाज के बारे में आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी है जी। समाज में जो है हमारी ये छुआछूत वाला मामला आज भी हम देखते हैं। समाज के अंदर हम खेल कूद में, मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। समाज के लिए, हमारे लिए खान पान में हम क्या खान पान हमारा है, अलग अलग कल्चर है राजस्थान का। भाई हम कहीं जाते हैं कि दाल बाटी चूरमा, इधर हम कहीं देखते हैं हरियाणा के अंदर उधर दाल बाटी, इधर हम एक प्रॉपर वैसा देसी चूरमा हम देखते हैं। तो आप जितने क्षेत्र में जाएंगे सबका खान पान अलग मिलेगा। फिर हम कहते हैं कि आभूषण, तो हम कहते हैं कि आभूषण आज भी प्रिय है, आभूषण तब भी प्रिय थे। आज भी आभूषण प्रिय है, महिला और पुरुष दोनों ही है, तब भी थे। तो आभूषण भी समाज का ही बात। तो इसके बाद में हम देखते हैं इनकी समाधान प्रक्रिया कैसी थी। इनको जो समाधान प्रक्रिया थी, जो इनका अंत्येष्टि होती थी, वो किस किस प्रकार से होती थी, उनके कौन सी टाइप है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और कलश समाधान, उनको तीनों टाइप को यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बातें आप इनकी सोसाइटी के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो जब हम इनकी सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात, एक एक दो बातें आएंगी यहाँ पे, विस्तार से चर्चा समाधान के अंदर होगी, आभूषण में होगी, और बाकी यहाँ पे एक एक बातें आएगी। अब मैं कहता हूँ कि चलो मुझे बताओ महिलाओं की स्थिति कैसी थी हड़प्पा काल में। बोला बढ़िया, शानदार। कैसे कह रहा हूं मैं, शानदार थी। आप कहते हैं कि हमें जगह 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 से महिलाओं की मूर्तियां मिलती है, मर्ण मूर्तियां मिलती है, तो ये किस चीज का प्रतीक है? महिलाओं की मर्ण मूर्तियां मिलती है, आगे चलकर डांसिंग गर्ल भी मिलेगी, तो हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है ना महिलाओं के लिए, है ना। अगर मूर्ति मिल रही है, समाज में इनका सम्मान होगा ना भाई, तभी तो उस समय की मूर्ति बनी होगी। समाज में अगर सम्मान ना होता तो फिर कहां से मूर्ति हमारी हम आज हम देखने को मिलती। अच्छा, दूसरी बात, मर्ण मूर्तियां मिली है बहुत सारी। और हम कहते हैं कि हड़प्पा समाज हमारा मातृ सत्तात्मक समाज है ना। माताओं की हमारी चलती है। हम ऋग्वेदिक में जाएंगे तो पितृ सत्तात्मक आ जाएगा, यहाँ पे माताओं की चलती है, मातृ सत्तात्मक समाज है, तो महिलाओं का सम्मान है यहाँ पे। महिला स्थिति बहुत ही शानदार है यहाँ पे हड़प्पा समाज में। हमें हालांकि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल महिला का नाम नहीं मिलता हमें, जैसे हम ऋग्वेदिक पीरियड में हम पढ़ते हैं कि गार्गी, अपाला, विश्वारा, घोषा, सिक्ता, है ना, वो नाम पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पढ़ते वो नाम, ऐसा कोई नाम नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है महिलाओं का ठीक ठाक सम्मान यहाँ पे हमारा हुआ है। फिर हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, मैं कहता हूँ कि देखिए वर्ण व्यवस्था के अंदर ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था जन्म आधारित जो हमारी आई थी, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आई थी, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम कहते हैं ऋग्वेदिक में भी हम वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं, मैंने कि पढ़ते तो है वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक में भी, लेकिन वो जन्म आधारित नहीं थी, वो कर्म आधारित थी। फिर हम कहते हैं कर्म आधारित थी, ठीक है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे कौन सी वर्ण व्यवस्था है, मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ पे हम कह देते हैं कि जैसे हम वहाँ पे पढ़ते हैं ब्राह्मण, यहाँ पे हम कह देते हैं पुरोहित वर्ग था, वहां पे हम पढ़ते हैं क्षत्रिय, यहाँ पे हम कह देते हैं कि योद्धा वर्ग था, वहां पे हम कह देते हैं वैश्य, यहाँ पे हम कह देते हैं कि व्यापारी वर्ग था, वहां पे हम कहते हैं शूद्र, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि किसान वर्ग था, श्रमिक वर्ग था। तो इस टाइप की व्यवस्था हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर हम कहते हैं मनोरंजन के क्या साधन थे, इंटरटेन कैसे करते थे ये लोग। मैं कहता हूँ कि शतरंज प्रेमी थे, डाइस पासा खेलते थे, गोटी के साक्ष्य मिले हमें पासे की, हम कहते हैं कि हमें कहीं से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि मनोरंजन करते थे लोग, स्टेडियम के साक्ष्य मिले। चलो आप लोग बताइए कमेंट में कहाँ से हमें हड़प्पा काल में स्टेडियम के साक्ष्य में मिले हैं। फिर हम बात करते हैं इनके खान पान की, इनका खान पान कैसा था। मैं कहता हूँ कि देखो ये लोग शाकाहारी भी थे, ये लोग मांसाहारी भी थे, है ना। ये हरी साग सब्जी भी खाते थे और पशुओं को मार के उनको भी खाते थे। तो यानी कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी यहाँ पे आपको दोनों ही देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके आभूषण की, ये आभूषण मिलता है क्या हमें? मैं कहता हूँ यस, आभूषण, सोने की जानकारी हमें मिली है, कहाँ से? हड़प्पा से, सोने की जानकारी हड़प्पा से। और जब मैं चैल्कोलिथिक पढ़ा रहा था आपको, तो चैल्कोलिथिक में मैंने क्या कहा था कि सोने की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपने कहा था कि सोने की जानकारी चैल्कोलिथिक पीरियड में आपको महाराष्ट्र की एक संस्कृति आएगी, जोरवे संस्कृति, जो सबसे बाद की संस्कृति थी, और उसमें जोरवे संस्कृति में जोरवे साइट हमारी थी, वहाँ से हमें सोने के आभूषण की जानकारी मिलती है, यहाँ से हमें हड़प्पा से सोने की जानकारी मिलती है। फिर हम कहते हैं और महिला के सजने संबंधने से संबंधित कुछ जानकारी,
हम कहते हैं यस। काजल और ये पाउडर, ये ऐसी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। तो और इसके अलावा तो मैं कहता हूँ कि लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं कहीं से। कहाँ से? चनोदड़ो से। फिर मैं कहता हूँ कि मांग में सिंदूर भरने के साक्ष्य जो है वो भी मिले हमें। कहाँ से मिले हैं? तो आप कहते हैं कि वो मिले हमें कहाँ से? तो आप कहते हैं नौसारों से। नौसारों से वो भी जानकारी मिली है। तो ये हमें महिला प्रसाधन से संबंधित कुछ जानकारी है जो हम इनके कहाँ पे पढ़ते हैं? आभूषण के अंदर पढ़ लेते हैं। और हम आगे चलकर मूर्ति देखेंगे, डांसिंग गर्ल, उनके हाथ में कड़े भी देखेंगे, उनके हाथ में जो है वो माला मंगलसूत्र के भी साक्ष्य देखेंगे, है ना। ऐसी कुछ चीजें हम आगे चलकर फोटो में यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद में हमारी बात आती है समाधान की, कि हमारी समाधान प्रक्रिया कैसी थी इस समय के अंदर। तो दोस्तों, जब हम समाधान प्रक्रिया पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि 3 तरीके से थे। एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, और एक आपका कलश समाधान। कलश समाधान को ही आप दाह संस्कार बोलते हैं। दाह संस्कार, कलश समाधान मतलब जो आज हम हिंदू धर्म के अंदर हमारे रीति रिवाज है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको हम चिता हम उसके अग्नि उसके अंदर लगा देते हैं, चिता लगा देते हैं। चिता लगाने के बाद उसको हम दूसरे दिन हम जब जाते हैं तो उसके शरीर के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो जल नहीं पाते, और जो जल नहीं पाते उस शरीर के जैसे नाखून वगैरह कुछ हड्डियां ऐसी होती है, तो उसको हम उठाते हैं और फिर जो हमारे नियर बाई नदी है, गंगा है, यमुना है, हम उसमें प्रवाहित करने चले जाते हैं। इसको बोलते हैं आप दाह संस्कार, कलश समाधान। ये ज्यादा प्रचलित नहीं थी हड़प्पा काल में। फिर आप कहते हैं एक आंशिक समाधान है हमारा। आंशिक समाधान वो होता है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, उसको जंगली जानवर, उसको पशु उसको खा लेते हैं, और जो शरीर का कुछ पार्ट अगर बाद में बच जाता है तो उसको दफना दिया जाता है। ऐसे साक्ष्य में बहावलपुर से मिले हैं। इसको आप बोलते हैं आंशिक समाधान। ये भी ज्यादा प्रचलित नहीं थी। सबसे ज्यादा जो प्रचलित थी इनकी सोसाइटी में वो थी पूर्ण समाधिकरण। और पूर्ण समाधिकरण के अंदर हम कहते हैं कि देखो, हमने मिस्र की पिरामिडों के अंदर भी हमने देखा, जो पिरामिड्स के अंदर वहाँ पे बड़ी बड़ी हम कब्र के आधार पे उनको हमने बनाई है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसको गड्ढे में दफना दिया जाता था, उसके साथ में कुछ वस्तुओं को रख दिया जाता था, जिससे ये आइडिया लगाया जाता था कि इन लोगों का पारलौकिक जीवन के अंदर अति विश्वास था, है ना, कि यही उपभोग करेंगे इनको पारलौकिक जीवन के अंदर। तो मैं कहता हूं यहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रमाण इसी के मिलते हैं। आप कहेंगे कि हमारा शव जो है किस दिशा में लिटाया जाता है? तो हम कहते हैं कि हम आज भी हम देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ हम सर करके रखते हैं, साउथ की तरफ हम पैर करते हैं। जनरली घरों में यही बोला जाता है कि भाई दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। मृतक के पैर होते हैं दक्षिण दिशा में, लेकिन हमें अपवाद भी मिलते हैं, और अपवाद आपको याद रखने हैं। चलो एक बार हम देख लेते हैं जितनी बातें मैंने आपको बताई समाज की, तो 5 मिनट के अंदर इनको एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या कहा? समाज कैसा हमारा? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? तो आप कहेंगे मातृसत्तात्मक। मैं कहूं कि हमारा समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? तो 4 में, पुरोहित, योद्धा, शिल्पकार और आपके श्रमिक। ये वर्ण व्यवस्था के अंदर आप कर सकते हैं। क्या समाज में दास प्रथा थी? तो मैं कहूंगा समाज में दास प्रथा, गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि थी, मार्टिमन व्हीलर कहते हैं कि थी समाज में दास प्रथा। लेकिन वहीं पे हमारे जो है RS शर्मा और हमारे यहाँ पे SR राव साहब कहते हैं कि समाज में दास प्रथा मौजूद नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू RS शर्मा, अकॉर्डिंग टू SR राव आपको याद रखनी है, और अकॉर्डिंग टू गार्डन चाइल्ड और व्हीलर इसको भी यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि हड़प्पा समाज के लोग शाकाहारी मांसाहारी, ये खान पान के अंदर आ जाएगा। सोने, फिर हम आभूषण की बात करते हैं तो सोने के आभूषण हमारे कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि काजल, पाउडर, श्रृंगार मोहनजोदड़ो से, लिपस्टिक के साक्ष्य से आपके चनोदड़ो से मिलते हैं। फिर हम कहते हैं सिंदूर के साक्ष्य से, तो आप कहते हैं नौसारो और मेहरगढ़ से मिलते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हड़प्पा समाज के लोग कौन सा खेल खेलते थे? तो आप कहते हैं शतरंज खेलते, शतरंज प्रेमी थे। फिर हम कहते हैं कि खेलने के बोर्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से मिले हैं। धोलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले। धोलावीरा के अलावा एक जगह पड़ती है हमारी जूनीकरण से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। डोकयार्ड, एक एग्जाम में याद रखना, डोकयार्ड को आप मतलब यहाँ पे भी एग्जाम में आया है कि डोकयार्ड जो है वो आर्टिफिशियल डोकयार्ड थे, या फिर मैं कहूँ आपको वे नेचुरल थे। तो आप कहेंगे आर्टिफिशियल डोकयार्ड है। वो क्या था? आर्टिफिशियल डोकयार्ड था भाई वो आपका, ठीक है। अब हम इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको पूर्ण समाधिकरण की बात की। पूर्ण समाधिकरण की जब मैं बात यहां पे कर रहा हूं तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, मैंने तीनों बातें बता दी आपको कि समाधिकरण में कौन कौन सी बातें आप पढ़ते हैं, है ना। सबसे ज्यादा प्रचलित पूर्ण समाधिकरण, इसमें क्या कि व्यक्ति के शव को
दफना दिया जाता है, उसके साथ कुछ भौतिक वस्तुएं रख दी जाती है। पारलौकिक जीवन में उनका विश्वास है कि हमारे काम आएगी ना आगे चलकर। मैंने कहा कि जनरली उत्तर की तरफ सर, दक्षिण की तरफ पैर करके सोते, मृतक का शव होता है, लेकिन लोथल अपवाद है। लोथल में जो सर होता है वो ईस्ट की साइड होता है और जो पैर होता है वो वेस्ट की साइड होता है। लोथल को याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट। और जो हम यहाँ पे रोपड़ मिल रहा है हमारा पंजाब के अंदर, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे वेस्ट में हमारा सर है और ईस्ट में हमारा पैर है। तो ये अपवाद है दो, लोथल और रोपड़, इनको अपने यहाँ पे याद रखना। एक कब्र के अंदर एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन लोथल से, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो जनरली एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता है भाई, लेकिन लोथल से हमें एक कब्र से 3-3 व्यक्तियों के दफनाने की जानकारी मिलती है। वहीं पे हमें कालीबंगा से एक युगल समाधान, एक जोड़ा, एक पेयर होगा, पुरुष महिला दोनों का, भाई पति पत्नी दोनों का, तो पेयर को दफनाने की जानकारी कहां से मिलती है? तो आप कहते हैं कालीबंगा से मिलती है। लोथल से आपको 3 शव एक जगह दफनाने की जानकारी यहां पे आपको मिलती है। तो ये पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण मैंने क्या कहा कि खुले में छोड़ देते थे जंगली जानवरों के लिए, कुछ पार्ट बच गया उसको दफना दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य आपको बहावलपुर से मिले। लास्ट में आपको कलश समाधान, जहां पे जलाया जाता था, इसको दाह संस्कार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो साक्ष्य मिले। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहां से हमें, निम्नलिखित में से कहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले, निम्नलिखित में से कहां से आंशिक समाधिकरण के साक्ष्य मिले, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी अंत्येष्टि संस्कार प्रचलन में नहीं थे हड़प्पा काल में? तो तीनों याद रखनी भाई। एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो मुझे एक बार ये बताओ कि आपकी सोसाइटी हड़प्पा काल की समझ आई या नहीं आई? मैंने आपको हड़प्पा काल की सोसाइटी पढ़ाने के लिए मात्र 14 मिनट का समय लिया है भाई, है ना? और 14 मिनट में आप यार इतनी चीजें, समाज के अंदर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना? और इतनी बात है आपको बता दी। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको 4 फैक्ट भी बताए ना, तो जब लिख देते आप 100-150 वर्ड, तो यहाँ तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, तो भाई क्या नहीं आप कर सकते। और सच बताऊं आपको एक बात, असली जो समस्या आती है ना, हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, पेन हमारे हाथ में होता है, कॉपी हमारे सामने होती है, और जब हम लिखने लगेंगे ना भाई आंसर मेंस के लिए, असली बात वही है, असली ज्ञान वही है जो आपके उस समय याद आ रहा है। एक कहावत है ना, एक बात बोली जाती है ना कि धन वही जो अंट में और ज्ञान वही जो कंठ में। मतलब ये नहीं है कि आपने बुक कौन सी पढ़ी है, आपने बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। मैटर ये करता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपकी खोपड़ी में कितना बचा हुआ है वो मैटर करता है। और मेरा इंटेंशन यही है कि आपको बस ज्यादा से ज्यादा याद करा दूं। चलिए, सोसाइटी हमारा कंप्लीट। सोसाइटी के बाद में अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं ये सूचना पट है। एक बात और ध्यान रखना, जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो आप इमेज का जरूर प्रयोग करना है ना, इमेजों को जरूर बनाना है। जो भी इमेज हमारी बनती है उससे संबंधित, ये हमारी इमेज बन रही है, तो आप देखना कि ये सूचना पट है, ये अभिलेखीय साक्ष्य है। हालांकि पिक्टोग्राफिक है, ये आगे चलकर बताऊंगा लिपि के अंदर। पिक्टोग्राफी का अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया, ब्रुस्टोफेडन शैली के अंदर लिखा गया है इसको, है ना, गोमूत्रिका शैली में। तो भाई चलो, ये मात्र देवी की मूर्ति है, उर्वरा की देवी भी कह सकते हैं। महिलाओं के, जब मैंने कहा ना महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी समाज में, ऐसी ऐसी मूर्तियां मिलती है हड़प्पा समाज में, तो हमें इससे आइडिया यहाँ पे लगता है भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी धार्मिक जीवन की। इनकी धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, कैसे था इनका धार्मिक जीवन, किसको मानते थे, किसको पूजते थे? तो मैं कहता हूं कि हमें पशु पूजा की जानकारी भी मिलती है यहाँ पे। और धार्मिक जीवन हम जब पढ़ते हैं, आद्य शिव की मूर्ति हमारी मिलती है। हम एक बार यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे देख लेते हैं। ये इमेज आपको दिख रही है, आपको क्लियरली विजिबल है ये इमेज? देखो एक बार ध्यान से, आद्य शिव की मूर्ति है हमारी, पशुपति मोर हम इसको बोलते हैं, ये मोर मिली है। क्लियरली विजिबल है ना भाई? एक बार बताना। आद्य शिव है ना, विजिबल है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे ये हम इसको कहा आदि शिव की मूर्ति है, नीचे 2 हिरण दिख रही है आपको। एग्जाम में आता है कि जो हमारी आदि शिव की मूर्ति मिलती है, जो हमारी ये पशुपति मोर की मिलती है, ये मूर्ति मिलती है, इसमें एक हिरण का प्रयोग किया गया, इसमें एक हिरण मिलती है। नहीं भाई, एक नहीं 2 है, रटना नहीं है, इसमें 2 है। फिर हम कहते हैं कि इसमें 4 पशुओं का अंकन है। 4 पशु कौन से? 1 पशु, 2 पशु, तीसरा पशु, चौथा पशु।
दो दाएं दो बाएं, दो लेफ्ट दो राइट। फिर एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किस पशु की मोहर, निम्नलिखित में से किस पशु का पशुपति मोहर पर अंकन नहीं है। तो उसमें आएगा गैंडे का नहीं है, भैंसे का नहीं है, व्याघ्र का नहीं है, हाथी का नहीं है, बैल का नहीं है। मतलब ऐसे आपको कुछ दे दिए जाएंगे। तो चार का जिनका है वो अब बता दूंगा कौन कौन से चार। एक दो तीन चार, ये चार आपको दिख भी रहे होंगे। इनमें से कौन सा मतलब हाथी लग रहा है, कौन सा गैंडा लग रहा है, ऐसा शो भी हो रहा होगा। ये हो गया। ऊपर आपको एक 7 अक्षरों का एक लेख भी मिल रहा है। ऊपर आपको यहां पे 7 अक्षरों का एक लेख भी मिल रहा है। सभी को ये लेख भी यहां पे नजर आ रहा होगा। ये हमारी आदि शिव की मूर्ति मिलती है। अब ये आपने देख ली। अब इसको देखने के बाद मैं वापस जाता हूं कि पुरुष देवता इस कोटि में पशुपति पूजा को महत्वपूर्ण मानते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें नग्न अवस्था में एक पशुपति शिव के रूप में मार्शल के द्वारा यहां पे एक फिगर हमें दी गई है ना। यहां पे हम कहते हैं कि इसके एक तरफ हाथी और एक तरफ व्याघ्र तथा बाई तरफ इसके गैंडा और भैंसा हमारे यहां पे दिया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण अंकित है। मार्शल ने से रुद्र शिव का है। देवता के ऊपर 7 अक्षरों की एक लिपि है। जो भी बातें मैंने आपको इमेज में दिखाई है वो बातें यहां पे लिखी हुई है कि 2 हिरण है, 2 पशु इधर है। पशु कौन कौन, यहां पे मैंने क्या कहा आपको, हाथी और व्याघ्र, एक तरफ कहेंगे गैंडा और भैंसा। तो 4 पशु हमारे ऊपर, 7 अक्षरों का एक लेख है। ये बातें मैंने आपको यहां पे बताई है भाई, ठीक है। इसके बाद बात आती है मातृ पूजा की। मातृ पूजा की जानकारी मिलती है। मैं कहता हूं कि यस, मातृ पूजा की जानकारी यहां पे हमारी मिलती है। कैसे, तो हम कहते हैं कि मातृ पूजा से संबंधित भी हमारी ये जो मिली है, गले में हार डाली हुई है, और भाई यहाँ पे इनका कि ये मातृ पूजा से संबंधित हमारी जानकारी यहाँ पे मिलती है कि इनका स्त्री पूजन जो है इस समय बहुत ही ज्यादा स्तर पे था। और एक महिला मिलती है जिसके योनि से एक वृक्ष जो है यहाँ पे हमारा उदित हो रहा है। ऐसी कुछ मूर्तियां हम यहाँ पे पढ़ते हैं भाई मातृ पूजा के साक्ष्य। फिर हम कहते हैं पशु पूजा। यस, तो पशु पूजा के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। विशेष तौर पे हम गाय की, इस समय हम गाय की पूजा तो नहीं करते थे, लेकिन हम इस समय हम यहाँ ये कहते हैं कि गाय की पूजा के अलावा हम यहाँ पे गाय की पूजा के अलावा बैल की पूजा हम यहाँ पे करते हैं। बैल की पूजा हम यहाँ पे करते हैं। और बैल भी ये जो होता है ना कुकुरनुमा बैल, उसकी पूजा यहाँ पे करते थे। यह जानकारी यहाँ पे दी गई है भाई, ठीक है। इनको एक बार आप देख लेना। स्वास्तिक चिन्ह को पवित्र यहाँ पे माना जाता है, ये बात देखना है ना। तो अब हम बात करते हैं, इनके धर्म की बात थी। अब धर्म के बाद में दोस्तों बात आती है किस पे, अब बात आती है कि इनमें क्वेश्चन हमारा कैसे आते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन आते हैं। मैं बीच में एक क्वेश्चन ले आया, उसके बाद में हम इसकी आर्ट को पढ़ेंगे, कला को पाठ को इसके बाद ही तुरंत आएगी। देखो मैंने कहा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस संदर्भ में आपने अपना मत बताना है कि क्या मत हमारा मिलता है। तो हम कहते हैं कि भाई इस संबंध में जो हमारा मत मिलता है वो हमने टाउन प्लानिंग के अंदर आपको बताया है। तो टाउन प्लानिंग को पढ़ाया है, उससे में से आंसर पूरा निकल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन करिए। आप लोगों ने आंसर लिखना है, आंसर लिख के मुझे भेजना है ग्रुप में। अगर आप हमारे पेड कोर्स में हैं तो ग्रुप में, और अगर पेड कोर्स में नहीं है और आप क्लास देख रहे हैं तो तब भी मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं अपना आंसर चेक कराने के लिए। ये नंबर हमारा है। फिर हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो कला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन है, इन पे आपको अपना आंसर लिखना भाई। ये मेंस के लिए पीजीटीबी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों का कॉमन सिलेबस है। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है तो दोनों में बराबर काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कला की, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कला। और फिर वही बात आती है कला के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। इनकी बाट माप पढ़ते हैं, इनके यहाँ पे आभूषण यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं हम, लिपि को भी पढ़ लेते हैं, मूर्तियां पढ़ लेते हैं, मुहरे पढ़ते हैं, मृदभांड पढ़ते हैं। ये सब बातें जो है यहाँ पे हम कला के अंदर पढ़ते हैं। और मौर्य कला, हड़प्पा कला, वैदिक कला, ये सब कला भी सभी चैप्टर्स का पार्ट है। तो एक एक करके उठते हैं, पढ़ा रहे हैं। बाट माप, ये बाट माप क्या है? ये बाट माप जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, बाट माप से संबंधित क्या है बाट माप। आप जब भी कहीं कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पे, तो दुकानदार बाटों का प्रयोग तो करता है ना। पहले दुकानदार के पास में सारे बाट हुआ करते थे। सारे बाट मतलब 25 ग्राम का भी, 50 ग्राम का भी, 100 ग्राम का भी, 200 का भी, 500 का भी,
1000 ग्राम का भी, 2000 ग्राम का भी, यानी कि 2 किलो का। 3 का तो नहीं था, 3000 ग्राम का तो नहीं था ना, 4000 का, 5000 का, 5 किलो का है, फिर 10 किलो का, फिर 20 किलो का, ऐसे हम बाट देखते थे ना। लेकिन अब कंप्यूटरीकृत हमारा वो आ गया पैमाना, लेकिन हमारा इस समय पे हम बाट माप पद्धति हम यहाँ पे देखते हैं। ये किस लिए? कि मानक पैमाना के तौर पर प्रयोग करते थे, मापने के लिए हम इसको यहाँ पे हम प्रयोग करते थे। फिर हम बात करते हैं कि ये बाट निर्माण के अंदर किससे होता था? तो आप कहते हैं सफेद जो चट पत्थर है उससे हमारा पत्थर यहाँ पे बनते थे। अब देखो, जो हमारे बाट होते हैं उसका जो पत्थर होता है वो अलग ही टाइप का होता है, उसका जो पत्थर है वो अलग ही टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम आप कहेंगे कि जब हम इनके कला की बात आएगी, इनका बाट जो है सफेद चट पत्थर पर निर्मित था। फिर हम कहते हैं कि इनका आकार क्या था? तो आकार है क्यूबॉइड शेप में, ये धना लिखा गया, घनाकार साइड में। क्यूबॉइड शेप तो आपको पता होगी ना, क्यूबॉइड शेप। एक वो ऐसी शेप होती है ना, मैथ के अंदर आपने पढ़ी होगी भाई, कुछ इस टाइप से की आती है ना। अब एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं है भाई, बहुत दिन पहले मैथ पढ़ा था। तो आप कहेंगे कि इस टाइप में इनका अपना यहाँ पे बाट मिलता था। हाँ, आप कहते हैं मौर्य काल में हमारे अध्यक्ष आएंगे, पोतुआ अध्यक्ष, मापतोल से संबंधित। तो आप घनाकार बाट मानक पैमाने पर तौर प्रयोग और सफेद चटर पर निर्मित। हम कहते हैं कि इनकी तोल की इकाई, तो इनकी तोल की जो इकाई थी वो मल्टीपल में हुआ करती थी। किसके मल्टीपल में? 16 के मल्टीपल में। 16, 64, 160, 332, 320 आगे इस गुणज में थी। तो कभी भी पूछा जाए कि हड़प्पा काल में जो बाट माप होता था वो कितने के गुणज में होता था, तो आप कहेंगे 16 के गुणज में होता था, 16 के गुणज में होता था। फिर हम कहते हैं कि हमारी कुछ स्केल मिली है नापने की। शंख स्केल कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत स्केल कहाँ से मिली? लोथल से मिली। सीप स्केल कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। मिट्टी की स्केल कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। मिट्टी की स्केल कालीबंगा से। याद रखेंगे, चारों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे शंख की स्केल मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हाथी दांत स्केल लोथल से, यहाँ पे सीप स्केल मोहनजोदड़ो से, यहाँ पे मिट्टी की स्केल कालीबंगा से। ये याद रखेंगे, ये बाट माप के अंदर आप इसको पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बाट माप की बातें इतनी ही है, और आप बाट माप की बातों को यहाँ पे याद भी रख लेंगे। इसके बाद कहानी हमारी जो आती है वो आती है आभूषण पे। अब हम कहते हैं आभूषण, एक बार और पढ़ाया पहले समाज में, अब यहां भी बता देता हूं थोड़ा। मैंने क्या कहा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते हैं। प्रमाण दिखाऊंगा आगे अभी इमेज में। भाई मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जानकारी मिलती है। जो शंख से स्केल जो बनती थी हमारी, आभूषण में सोने चांदी मणिक्य आदि के बनाए गए थे। उत्कृष्ट शैली के आभूषण हमारे थे, श्रेष्ठ शैली के आभूषण हमारे यहाँ पे हुआ करते थे। ये दो बात याद रखनी भाई। आभूषण भंडार केंद्र कहाँ पे? हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो याद रखते हैं, हम आभूषण केंद्र में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो याद रखते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मांडी और अल्लादीनो भी याद रखना है। मांडी को और अल्लादीनो को याद रखना है। मांडी और अल्लादीनो क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि नई साइट है। मांडी जम्मू कश्मीर वाली मांडी नहीं, जम्मू कश्मीर में मांडा है वो। ये मांडी पड़ती है मुजफ्फरनगर के अंदर, यूपी में। मांडी मुजफ्फरनगर यूपी में। तो मांडी से आभूषण केंद्र मिला है, अल्लादीनो से मिला है। एक ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें कब्र से गहने प्राप्त होते हैं? तो आपके हरियाणा में एक जगह पड़ती है, कौन सी? फरमाना। चलो आप मुझे बताइए कि फरमाना का जनपद कौन सा, कमेंट में मुझे बताना बाद में, है ना, कि फरमाना हरियाणा के किस जनपद में पड़ता है जहां से हमें कब्र से गहने प्राप्त हमें होते हैं। तो ये आप आभूषण को देखते हैं। अब बात आती है इनकी लिपि की। इनकी लिपि कैसी है? तो मैं कहूंगा देखिए, आज तक हमने पढ़ी ही नहीं इनकी लिपि। इनकी लिपि है पिक्टोग्राफी है भाई, है ना, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी यानी कि चित्रात्मक, चित्रात्मक। इसमें कितने अक्षर मिलते हैं? तो आप कहते हैं कि 400 अक्षर मिलते हैं, है ना। हम इसको मेसोपोटामिया से लगे ऐसे ही करते हैं कि ये पिक्टोग्राफिक है यानी कि चित्रात्मक है। वो उनकी कीलाक्षर है, उन पे कील पे लिखे हुए कीलाक्षर। सबसे पहले जानकारी किसने दी लिपि की? तो कन्नीगम महोदय ने दी। पढ़ने की जानकारी किसने दी? तो वेडेल साहब ने दी कि हमने हड़प्पा की लिपि को पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा गया भाई, आज तक ये जानकारी हमें नहीं मिली है।
लिपि के सबसे बड़े वाला अक्षर लेख, मतलब एक अभिलेख जब एग्जाम में आता है कि हमारा अभिलेख कहां से मिला है, तो आप कहते हैं कि अभी अभिलेख के जो साक्ष्य है वो हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए। कहां से? धोलावीरा से। ठीक है, ये हमें जानकारी आती है। फिर आप कहते हैं इनकी शैली कैसी थी, तो मैं कहता हूं ब्रुस्टोफेडन शैली थी। हम तो जनरली ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ब्रुस्टोफेडन शैली बोलते हैं आप इसको, गोमूत्रिका शैली भी आप इसको यहाँ पे बोलते हैं। ब्रुस्टोफेडन शैली है, गोमूत्रिका शैली। फिर हम कहते हैं लास्ट में इनके मर्दभांड। हाँ, हम कहते हैं लास्ट में इनके मर्दभांड। इनके मर्दभांड कैसे थे? तो इनके मर्दभांड चौक पे निर्मित मर्दभांड थे, श्रेष्ठ शैली के मर्दभांड थे। हमने तो चैल्कोलिथिक पीरियड में, ताम्रपाषाण काल में देखा कि पोट्री उनकी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर भी पोट्री बहुत अच्छी है। सर्वाधिक मर्दभांड चाक निर्मित मर्दभांड है। हम कहते हैं कि प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, जो कहते हैं ना कि पंचतंत्र की कथा की जानकारी, पंचतंत्र की कथा यहाँ पे उकेरी गई है। प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी, तो लोथल से साक्ष्य। ये एग्जाम में भी आया क्वेश्चन, कई बार आ चुका है एग्जाम में। प्यासा कौवा चालाक लोमड़ी का अंकन किस मर्दभांड में मिलता है? तो लोथल से मिलता है। एक कन खजूरा होता है, आपने देखा किसी ने कन खजूरा? आपने किसी ने कन खजूरा देखा है? सोनीपत गलत जवाब दे रहे हैं आप फरमाना के लिए। कन खजूरा का प्रसादम मर्दभांड कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो, कन खजूरा। ठीक है, हम इसके बाद में कहते हैं पत्थर की मूर्ति, पाषाण मूर्तियां। मानव मूर्ति ज्यादा है, पशु मूर्ति कम है। एक योगी की मूर्ति है, इसको देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है योगी की मूर्ति से। अब योगी जी की मूर्ति आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी, है ना? क्या क्या दिख रहा है योगी जी की मूर्ति में? इनके माथे पे एक ललाट दिख रहा है, यहाँ पे ना माथे पे ललाट है इनके। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि इनकी आंखें बाद में लगाई गई है। योगी जी की मूर्ति में दाढ़ी देखो कितने अच्छे तरीके से दाढ़ी के अंदर खत बनाया हुआ है। मूछ नहीं मिलती हमें, लेकिन दाढ़ी मिल रही है यहाँ पे ना, खत बनाया हुआ अच्छा ललाट है। फिर हम एक यहाँ पे एक कहते हैं कि देखो एक ये यहाँ पे सोल ओढ़ा हुआ है इन्होंने ना, सोल ढका हुआ है अपने बॉडी पे ऐसे करके। ये खंडित अवस्था में है, ये हाथ टूटा हुआ है, हाथ में बाजू में कुछ बांधा हुआ है। ये क्या होता है दोस्तों? जब एग्जाम में आंसर लिखना होता है ना, तो हमें फिगर याद है ना, फिगर याद है। रोतक भी नहीं है भाई फरमाने में, कमेंट में बताना चेक करके। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि फिगर से चीजें हमारी याद हो जाती है कि दाढ़ी है, मूछ नहीं है, आंखें लगता है बाद में लगाई है, मस्तक पे एक ललाट है, एक साल ओढ़ा हुआ है, खंडित अवस्था में है। ये हमारी जानकारी यहाँ पे योगी शिव की योगी जी की मूर्ति से मिलती है। इसके बाद एक महिला मूर्ति है, ये नर्तकी की मूर्ति है, जिसको आप कांसे की मूर्ति भी कहते हैं, नर्तकी की मूर्ति। अब इस नर्तकी की मूर्ति में पहले एक बार पढ़ लेता हूं, देखो कि मोहनजोदड़ो से हमें 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति के साक्ष्य मिले, 4.5 सेंटीमीटर के। इसका बायां हाथ कलाई पर, देखो भाई, इसका लेफ्ट हैंड कलाई पर से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा हुआ है, कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा हुआ है, नीचे की ओर लटक रहा है। दाएं हाथ वह कंगन में कैयूर पहने हुए, वह एक कमर पर टिका हुआ है। इसकी भाव भंगिमा नृत्यरत मुद्रा में। ये जो बातें मैंने बोली है देख लो एक बार। सबसे पहली बात, इसका दायां हाथ कमर पे टिका हुआ है, दाएं हाथ में कंगन भी है, कैमूर भी है, यहां पर भी डाला हुआ है, यहां पर भी डाला हुआ है। पूरा बायां हाथ में पूरा देखो कवर है, चूड़ियों से कवर है पूरा बायां हाथ, है ना, पूरा बायां हाथ कवर है। यहां पे गले में भी एक आभूषण सा पहना हुआ है इन्होंने, गले में एक आभूषण यहां पे इन्होंने पहना हुआ है। तो ये हमें 4.5 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या है? ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, ये आपकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जो यहाँ पे मैंने आपको दिया है ये जानकारी, है ना। तो ये डांसिंग गर्ल है, ये इनकी हड़प्पा सभ्यता की आर्ट है भाई दोस्तों। तो मुझे बताओ क्या आपको, देखो ये चीज मैं लगभग 4 क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। ये टॉपिक मैं 4 क्लासेज यानी कि 4 घंटे में पढ़ाता हूँ। हर आपको पढ़ाया मैंने 55 मिनट में। इसके पीछे का रीजन क्या है? वो आउटपुट मैंने 55 मिनट में दे दिया क्योंकि समय का अभाव है, ज़्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते आपके साथ, है ना। चीज़ें वही है, वहाँ पे चीज़ें और थोड़ा गहराई में चली जाती है, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी एक बार देखिए। धन्यवाद भाई। चलो आपका होमवर्क है भाई, वो बताना है मोनिका।
तो आज इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।